नमस्ते। मैं रेनोस वैकिस, विश्व बैंक में प्रमुख अर्थशास्त्री और एक्सीलरेटिंग डेवलपमेंट आइडियाज फॉर इम्पैक्ट का आपका मेजबान हूं। यह आपका सामान्य पॉडकास्ट नहीं है। ये आर्थिक विकास के लिए विश्व बैंक संस्थान द्वारा आपके लिए लाई गई एक एआई संचालित बातचीत है, जहां हम एक लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए नवीनतम शोध को उजागर करते हैं, बड़े विचारों को वास्तविक दुनिया के प्रभाव में बदलना। चलो शुरू करते हैं। परिचय के लिए धन्यवाद रेनॉल्ड्स। हम सब ये मानते हैं कि डेवलपिंग इकोनॉमीज में इन्वेस्टमेंट बढ़ाना बहुत जरूरी है, लेकिन नई क्विक इन्वेस्टमेंट चैलेंजेस एंड पॉलिसीज रिपोर्ट की असली कहानी ये है कि इस अग्रीमेंट को असल जमीन पर काम करने वाली किसी चीज में कैसे बदला जाए। ये बिल्कुल वही बात है। रिपोर्ट में जिस चीज पर ध्यान दिया गया है उसे इन्वेस्टमेंट एक्सेलरेशन कहा गया है। मतलब ऐसी अवधि जब इन्वेस्टमेंट बहुत तेजी से और लगातार बढ़ता है, और जब ऐसा होता है तो वो सच में चीजों को पूरी तरह से बदल कर रख देता है। ये परिवर्तनकारी कैसे है? मतलब क्या हम बस एक स्प्रेडशीट पर कुछ नंबरों की बात कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम तो एक गहरे इंसानी असर की बात कर रहे हैं। इन उभरते बाजारों और डेवलपिंग इकोनॉमीज में ऐसे तेज बदलावों के दौरान प्रोडक्शन ग्रोथ साल में करीब 6% तक पहुंच जाती है। प्रोडक्टिविटी ग्रोथ तो इससे भी ज्यादा, लगभग दोगुनी हो जाती है। ठीक है, तो इससे पूरी इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है, लेकिन अ, लोगों के लिए इसका क्या मतलब है? उनकी जॉब्स पर इसका क्या असर होगा? ये बहुत मायने रखता है। रोजगार की रफ्तार बढ़ती है, और सबसे जरूरी बात, ये तेजी सीधे तेजी से घटती गरीबी से जुड़ी होती है। ऐसे दौर में देश की गरीबी हर साल लगभग ½ कम हो जाती है। वाह! तो एक इंसान जो पहले काम ढूंढने के लिए परेशान था, अब उसके पास एक स्टेबल जॉब है। कोई परिवार अब अपने बच्चों के लिए अच्छा खाना या उनकी स्कूलिंग का खर्चा उठा पाएगा। ये सच में बहुत बड़ी बात है। ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन अभी हमारी एक बड़ी चुनौती ये है कि ऐसे पावरफुल इन्वेस्टमेंट वाले तेज ग्रोथ वाले पल अब बहुत कम हो गए हैं। दुर्लभ? डेटा क्या दिखाता है? रुझान बिल्कुल साफ दिखता है। 2000 के दशक में इन सारी अर्थव्यवस्थाओं में से लगभग आधी, तकरीबन 48% ने अपने इन्वेस्टमेंट में तेजी का दौर देखा। ये तो एक काफी आम तरह की सफलता की कहानी थी। बिल्कुल, लेकिन 2010 के दशक तक आते आते ये संख्या काफी गिर गई थी। 4 में से 1 से भी कम अर्थव्यवस्थाएं नया शुरू करने में कामयाब हो गई थी। तो जहां पहले लगभग आधे देश ये उछाल देख रहे थे, अब हम एक चौथाई से भी कम पर आ गए हैं। इतनी बड़ी गिरावट क्यों हुई? ये कई चीजों का मिला जुला असर है। ग्लोबल हालात तो पहले ही ज्यादा मददगार नहीं थे, लेकिन ये इस बात की तरफ भी इशारा करता है कि देशों के अंदर डोमेस्टिक पॉलिसी वाले रिफॉर्म्स की स्पीड अब पहले जैसी नहीं रही। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट काफी जरूरी है। अगर प्रोग्रेस स्लो हो गई है, तो सॉल्यूशन उसी स्पीड को वापस लाने पर होना चाहिए। अब सवाल यह है कि पॉलिसी बनाने वाले लोग शुरुआत कहां से करें? यहीं पर रिपोर्ट सच में बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है। ये दिखाती है कि सक्सेसफुल स्पीड लगभग कभी भी किसी एक अलग किए गए सुधार का नतीजा नहीं होती। तो कोई जादुई बुलेट नहीं होती। आप बस एक टैक्स लॉ बदलकर तुरंत बड़ा फायदा होने की उम्मीद नहीं कर सकते। आप जानते हैं? बिल्कुल, सबूत बताते हैं कि काम पूरे पैकेज में होता है। मतलब एक ही समय पर कई जगहों पर मिलकर काम करना पड़ता है। अर्थव्यवस्था को स्टेबल करना, ट्रेड के लिए ओपन करना और इंस्टीट्यूशंस को मजबूत बनाना। एक तरह से पूरा पैकेज डील है। क्या ऐसा करने का असर मापने का कोई तरीका है? एक ऐसा पॉलिसी पैकेज जो किसी देश के फिस्कल बैलेंस को बेहतर करे और साथ ही ट्रेड और फाइनेंशियल फ्लो के लिए ओपननेस बढ़ाए, वो इन्वेस्टमेंट को तेजी से बढ़ने का मौका लगभग 9% पॉइंट तक बढ़ा देता है। 9% अंकों का उछाल काफी बड़ा होता है। और क्या ये बात निजी निवेश पर भी लागू होती है? वही तो हमेशा बड़ा लक्ष्य होता है ना? बिल्कुल, फिस्कल कंसोलिडेशन, ट्रेड रिफॉर्म्स और कैपिटल अकाउंट को लिबरलाइज करना, इन सब पर फोकस करने वाला ऐसा ही एक पैकेज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सेलरेशन की पॉसिबिलिटी को लगभग 11% पॉइंट्स तक बढ़ा देता है। ये क्लियरली दिखाता है कि प्राइवेट सेक्टर ऐसे ब्रॉड सिग्नल्स पर बहुत स्ट्रांगली रिएक्ट करता है। और मुझे लगता है कि इंस्टीट्यूशंस की क्वालिटी, यानी रूल ऑफ लॉ, गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी, ये सब चीजें इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। ये काफी जरूरी बात है। एनालिसिस में ये निकल कर आया है कि अगर कोई देश अपनी इंस्टीट्यूशनल क्वालिटी को नीचे वाले हिस्से से उठाकर टॉप वाले हिस्से में ले आए, तो ग्रोथ एक्सेलरेशन शुरू होने की संभावना 5% पॉइंट से भी ज्यादा बढ़ जाती है।
ये मेरे लिए सारी चीजों को साफ साफ समझा देता है। बात सिर्फ आपके लिखे हुए पॉलिसीज की नहीं है, बात यह है कि क्या लोगों और बिजनेसेस को भरोसा है कि उन पॉलिसीज को फेयर और लगातार अप्लाई किया जाएगा। यही बेस है। अब ये बात हमें रिपोर्ट के दूसरे बड़े पॉइंट तक ले जाती है। भले ही निवेश हो जाए, लेकिन उसकी इफेक्टिवनेस अपने आप नहीं आती है। ठीक है, तो सिर्फ पैसे का फ्लो बना देना ही काफी नहीं है, आपको ये भी देखना होता है कि वो स्मार्ट तरीके से काम करे। पहले पब्लिक इन्वेस्टमेंट की बात कर लेते हैं। सरकारें ये कैसे मेक श्योर कर सकती हैं कि उनका किया हुआ खर्चा सच में वापस रिकवर भी हो जाए? ये बात तो साफ है कि एक डेवलपिंग इकोनॉमी में अगर पब्लिक इन्वेस्टमेंट जीडीपी के 1% जितना बढ़ता है, तो लगभग 5 साल बाद प्रोडक्शन में करीब 1.1% का इंक्रीज देखा जाता है। ये तो 1:1 से थोड़ा ज्यादा रिटर्न हुआ, बुरा तो बिल्कुल नहीं है। ये बात नहीं है, पर यहाँ जो कंफ्यूजन है वो पॉलिसी मेकर्स को समझना चाहिए। जिन देशों में पब्लिक स्पेंडिंग एफिशिएंट होती है और फाइनेंस हेल्दी रहता है, वहाँ वही इन्वेस्टमेंट प्रोडक्शन को करीब 1.6% तक बढ़ जाता है, मतलब लगभग 50% ज्यादा। ये तो 50% ज्यादा है। लेकिन दूसरे साइड क्या होता है? मतलब अगर किसी देश में बहुत ज्यादा डेट हो और खर्च भी ठीक से एफिशिएंट तरीके से ना हो रहा हो, तो फिर क्या होगा? ये बात तो साफ है कि ऐसे केस में प्रोडक्शन पर असर बहुत कम होता है और डेटा के हिसाब से कोई खास मतलब भी नहीं निकलता। इन्वेस्टमेंट से भी बहुत थोड़ी सी ग्रोथ मिलती है। असल गेम तो पूरा घरेलू पॉलिसी वाले माहौल का ही होता है। आप कहाँ से शुरू करते हैं वहीं आपके रिजल्ट तय करता है। और क्या अच्छा पब्लिक खर्च प्राइवेट पैसा लाने में मदद करता है? ये बताता है कि एक स्ट्रॉन्ग क्राउड इन इफेक्ट होता है। मतलब अगर सरकार स्मार्ट और कुशल पब्लिक इन्वेस्टमेंट करती है, तो 5 साल बाद प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में करीब 2.2% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। इससे एक साफ मैसेज जाता है कि सरकार सीरियस है और अक्सर वही बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करती है जिसकी जरूरत प्राइवेट कंपनियों को होती है। ये बात समझ में आती है। चलिए अब सीधे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की तरफ बढ़ते हैं। किस तरह के स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स इसकी पूरी कैपेसिटी को खोलते हैं? व्यापार, फाइनेंस और मार्केट को कंट्रोल करने वाले रूल्स में किए गए रिफॉर्म्स 3 साल में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को कुल मिलाकर करीब 2.2% तक बढ़ा सकते हैं। लेकिन असली खेल तो इस बात में है कि इन्हें कैसे पैकेज किया जाता है। ये गहरा सबक है। कोऑर्डिनेशन बस एक अच्छी सी चीज नहीं है, ये सफलता के लिए जरूरी है। यही बात फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी एफडीआई पर भी लागू होती है। ये बात तो सही है, इंटरनेशनल कंपनीज को अट्रैक्ट करना जरूरी है। रिपोर्ट में इस बारे में क्या लिखा है? ये कहता है कि एफडीआई का असर उस देश की अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। सीधी बात में देश कितनी अच्छी तरह से सेट है ताकि वो उस इन्वेस्टमेंट से फायदा उठा सके। तो सिर्फ फॉरेन कैपिटल के लिए दरवाजा खोल देना ही पूरी कहानी नहीं है। ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आमतौर पर एफडीआई इनफ्लो में अगर 10% की बढ़ोतरी होती है, तो करीब 3 साल बाद जीडीपी में सिर्फ 0.3% की ही ग्रोथ देखने को मिलती है। ये तो थोड़ा छोटा लग रहा है। ये बात तो है, लेकिन ये ग्रोथ इंक्रीज उन देशों में लगभग 0.8% तक पहुंच जाती है जहां इंस्टीट्यूशंस मजबूत होते हैं, ह्यूमन कैपिटल बेहतर होता है और ट्रेड के लिए ओपननेस ज्यादा होती है। मतलब लगभग 3 गुना तक बढ़ोतरी। अच्छा डोमेस्टिक एनवायरनमेंट फॉरेन इन्वेस्टमेंट की पूरी पावर को खोल देता है। ये बात साफ है कि जिस देश में लोग ज्यादा एजुकेटेड हों और जहां फेयर रूल्स लागू हों, वो देश एफडीआई से आने वाले पैसे का ज्यादा अच्छा फायदा उठा लेता है। ये तो बहुत बहुत ज्यादा है। और सबसे बड़ी बात ये कि अच्छे इंस्टीट्यूशंस एक तरह से चुंबक की तरह काम करते हैं। किसी देश की इंस्टीट्यूशनल क्वालिटी को इम्प्रूव करके उसे मिडिल से टॉप क्वाड्रेंट में ले जाने पर उसकी एफडीआई फ्लोज लगभग 1/5 तक बढ़ सकते हैं। अच्छी पॉलिसी एक पॉजिटिव साइकिल क्रिएट कर देती है। यह सब तो एक ही कोर आइडियाज पर वापस आता लगता है। यह सिर्फ किसी पॉलिसी के बारे में नहीं है, बल्कि पूरे पैकेज के बारे में है। और यह सिर्फ इन्वेस्टमेंट पाने के लिए नहीं है, बल्कि उसके ग्रो करने के लिए सही इन्वायरमेंट बनाने के बारे में है। ये है इसका दिल। इन बड़े निवेश बढ़ाने वाले बदलावों को सिर्फ छोटे छोटे कामों से नहीं लाया जा सकता, बल्कि इसके लिए बड़े भरोसेमंद सुधार पैकेज चाहिए। और जैसे ही निवेश बहना शुरू होता है, चाहे वो पब्लिक, प्राइवेट या फॉरेन हो, गरीबी घटाने और नए अवसर बनाने की ताकत देश की स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस और ठोस नीतियों के प्रति कमिटमेंट से और बढ़ जाती है। पॉलिसी मेकर्स के लिए मैसेज साफ है, आप जो फाउंडेशन घर पर रखते हैं वही आपकी फसल तय करता है। अब आपकी बारी है रेनोस। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारी वेबसाइट पर जाकर पूरा रिपोर्ट पढ़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अपकमिंग एपिसोड्स की जानकारी सबसे पहले पाने के लिए
जरूर सब्सक्राइब करें। और जाने से पहले इस एपिसोड के बाद आप क्या अलग करने जा रहे हैं, हमें जानकर खुशी होगी कि आपने क्या सीखा, उसे आप कैसे प्रैक्टिस में लाने वाले हैं और आगे आप किन टॉपिक्स पर हमारी बात सुनना चाहेंगे। हमें आपसे जानना अच्छा लगेगा।